Okay, let's start. This is chapter number 14. Is chapter 14, not 14. This is chapter number 18, graphics creation. इस चैप्टर के अंदर हमने अपनी लास्ट क्लास के अंदर दो टाइप्स ऑफ इमेजेस देखी थी, जिसमें मेरे पास एक वेक्टर इमेज है और एक सेकंड इमेज मेरे पास जो है दैट इज अ बिटमैप। One type of image that is a vector image and the second type of image is a bitmap image। मैंने आपसे डिस्कस किया था कि अगर वो एक वेक्टर इमेज है तो वो आपके पास जियोमेट्रिक शेप्स और कैलकुलेशन और डिफरेंट लाइन और पॉइंटर्स वगैरह से बनती है। लेकिन अगर आपके पास वो एक बिटमैप इमेज है तो बिटमैप इमेज आपके पास पिक्सल से बनती है। मैंने दोनों के यूजेस बताए थे कि कौन सी इमेज मुझे कब यूज़ करनी होती है, किस में मेरे पास कौन सा एरर वगैरह आ सकता है, जैसे पिक्सेलेट हो जाती है। फिर उसकी मैंने एक रिप्रेजेंटेशन भी आपको दिखाई थी। फिर वी डिस्कस रिगार्डिंग पिक्सेलेशन कि बिटमैप इमेज जब इनलार्ज हो जाती है पिक्सल्स आपके पिक्सेलेट हो जाते हैं। फिर आपके पास इसका यूज़ और इम्पैक्ट आपकी सोसाइटी के ऊपर क्या है। Describe bitmap graphics, describe vector graphics, two advantages, problems associated it that we have discussed it already. Then I discussed with you कि layer panel क्या होता है। Layer is a surface onto which an image or object is placed. Like for example, if you are adding a text or if you are creating a logo or if you are pasting different things, तो वो आपके पास लेयर के फॉर्म में आता है ताकि फिर आप उसके बाद उन लेयर्स को सेपरेटली सिलेक्ट करके आप उनको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सको। मैंने आपको बताया था कि आप एक लेयर को ऐड कैसे कर सकते हो, लेयर को आप डिलीट कैसे कर सकते हो, लेयर को आप फ्रंट पे कैसे ला सकते हो, और देन हाउ कैन वी यूज ट्रांसफॉर्म टूल टू स्केल, रिसाइज, मूव, फ्लिप और रोटेट, और इवन ग्रुप लेयर्स एज वेल, और फ्लैटन इमेज बताया था मैंने। हाँ, नहीं। ग्रुप लेयर्स। ग्रुपिंग और ग्रुपिंग की थी। फ्लैटन का नहीं पता। ओके, मैं ओपन कर देखो। पहले मैं समझा देता हूँ। ग्रुपिंग का मतलब तो ये है कि जब मेरे पास मल्टीपल नंबर ऑफ लेयर्स हैं, मल्टीपल नंबर ऑफ लेयर्स को मैं ऑब्जेक्ट्स और शेप्स को जब मैं अपने पास ग्रुप्स बनाऊंगा, अब वो ग्रुप्स मेरे डिज़ाइन के हो सकते हैं, मेरे आउटलाइन के हो सकते हैं या मेरे टेक्स्ट के भी हो सकते हैं, तो उसको मैं ग्रुपिंग कहता हूँ। व्हेन आई वांट टू मर्ज और कंबाइन टू और मोर ऑब्जेक्ट्स, आई कैन सेलेक्ट दैट ऑब्जेक्ट। मैं मतलब छः की छः लेयर्स का एक ग्रुप बना सकता हूँ। फिर जो एक्स्ट्रा सिक्स लेयर्स हैं उनकी भी मैं ग्रुपिंग कर सकता हूँ। जैसे मैं लोगो उसके अंदर कर सकता हूँ कि एक ग्रुप अपने फॉन्ट का बना दूँ, एक ग्रुप अपनी बाउंड्री का बना दूँ, एक ग्रुप अपने टेक्स्ट का बना दूँ, एक ग्रुप अपने इमेज का बना दूँ, इस तरह से। ग्रुप के अंदर ये है कि काफ़ी सारे लेयर्स आपके पास एक ही कैटेगरी के अंदर आ जाती हैं। अब होता ये है कि अगर काफ़ी सारे लेयर्स के ऊपर मुझे काम करना है तो मुझे वन बाय वन सिलेक्ट करना पड़ता है। लेकिन एक दफ़ा जब उनको मैंने एक फोल्डर में ऐड कर दिया, एक ग्रुप में मैंने उनको ऐड कर दिया, तो फिर होगा क्या कि मैं सिर्फ उस ग्रुप के ऊपर अगर जब मैं क्लिक करूंगा तो वो सारी इमेजेस मेरे पास विजिबल हो जाएंगी। अच्छा बेटा, अब वो सारी इमेजेस मेरे पास विजिबल हो रही हैं ग्रुप के अंदर, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा जो वर्क स्पेस है वो बहुत ज़्यादा मैसी हो रहा है, या बहुत सारी लेयर्स मैंने बना ली हैं और मुझे इतनी की ज़रूरत भी नहीं थी। तो आपके पास होता है फ्लैटन का ऑप्शन। अब फ्लैटन का क्या करता है कि अगर आपके पास व्हाट्सो एवर 10 15 या 20 लेयर्स हैं, उन सबको मर्ज कर देगा एक लेयर के अंदर। मतलब ये कि एक सिंपल फ्लैट फ्लैट लेयर हो जाएगी, कंप्लीट फ्लैट सरफेस हो जाएगा। मकसद ये कि उन 15 की या 20 की ये जितनी भी लेयर्स हैं उन सब की एक लेयर बन जाएगी। अब इसका एडवांटेज ये है कि आपका वर्क स्पेस क्लियर हो गया और सारी इमेजेस आपके पास जो है एक ही लेयर के अंदर आ गई। लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि पहले जैसे हर एक स्पेसिफिक काम की हम लेयर बना रहे थे, तो मुझे किसी भी एलिमेंट को अगर चेंज करना है, या सोचो मुझे एक लोगो बनाना है, लोगों के अंदर मेरे पास बाउंड्री का अलग लेयर है, मेरा टेक्स्ट का अलग लेयर है, मेरे लोगों की अलग लेयर है। अब मुझे याद आता है कुछ टाइम बाद कि यार इसका टेक्स्ट एडिट करना है,
तो मैं सिंपल उसी लेयर को सिलेक्ट करूंगा और मैं उसको एडिट कर सकता हूँ जो भी मेरा टेक्स्ट है। लेकिन अगर मैंने उस लेयर को फ्लैटन कर दिया तो सारी लेयर्स तो मर्ज हो गई। फिर मैं ये नहीं कर सकता बेटा कि मैं अपनी मर्जी से अपनी पसंद से और उस स्पेसिफिक लेयर को सिलेक्ट करके उसको एडिट करूँ, क्योंकि नाउ आई एम गोइंग टू एडिट द लेयर एज अ होल। मकसद ये कि मतलब पूरी लेयर्स एक साथ एडिट होगी। अच्छा, इसी के साथ साथ हमारे पास लेयर्स की जो है अलाइनमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है। आई कैन यूज़ द अलाइन टूल, जिससे मैं अपने ऑब्जेक्ट्स को राइट लेफ्ट या बॉटम के ऊपर अलाइन कर सकता हूँ। अलाइनमेंट का ऑप्शन मैं इस तरह से यूज़ कर सकता हूँ कि मैं अपने ऑब्जेक्ट्स को किसी भी स्पेसिफिक पोजीशन पे रखूँ या मैं उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दूँ उन सारी लेयर्स को। डिस्ट्रीब्यूट मीन्स कि मैं कुछ सर्टेन नंबर ऑफ स्पेस उनमें बना दूं, क्योंकि एक आर्ट बोर्ड के ऊपर थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। मतलब मुझे ये एग्जैक्टली पता नहीं चल पाता कि यार इसका मिड पॉइंट कौन सा है, ये इसका लेफ्ट और राइट कौन सा है, या कौन सा स्पेसिंग मेरे पास ठीक रहेगी। तो उसके लिए मैं डिस्ट्रीब्यूशन का ऑप्शन यूज़ कर सकता हूँ। डिस्ट्रीब्यूट क्या करेगा, वो सारी लेयर्स को इस एक स्पेस के लिहाज से डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। जैसे कि एक काम करते हैं कि मैं यहाँ पे एक आर्ट बोर्ड ओपन करता हूँ और लेट्स ओपन दिस। लेट्स ओपन अ न्यू वन। अच्छा, जैसे राइट हेयर यहाँ पे मेरे पास ये एक इमेज आई हुई है और इसके ऊपर मैंने एक न्यू लेयर बनाई और यहाँ पे मैंने कोई भी रेक्टेंगल बना दिया, जस्ट फॉर एन एग्जांपल। ये सारे रेक्टेंगल्स मैंने यहाँ पे बना दिए। अब मेरे पास इस पूरे लेयर पैनल में जब ज़्यादा लेयर्स हो जाती हैं तो प्रॉब्लम ये होता है कि मैं उनको सेग्रीगेट नहीं कर पाता कि ये लेयर्स हैं। तो मैं इनको ग्रुप करने के लिए क्या करूँगा बेटा, आई एम गोइंग टू सेलेक्ट ऑल ऑफ देम बाय होल्डिंग द शिफ्ट बटन। ये देखो। अच्छा, इट्स ऑल्ट एंड शिफ्ट टुगेदर। ऑल्ट और शिफ्ट जैसे जैसे मैं ऐड करता जाऊँगा ये सब मेरे पास एक साथ सेलेक्ट होता रहेगा। और जब मेरे पास ये सारे सेलेक्ट हो गए तो आई कैन गो टू द डाउन टैब और ये क्रिएट अ न्यू लेयर और डस्टबिन के बराबर में एक फोल्डर बना हुआ है। मैं इस फोल्डर के ऊपर जैसे ही टैप करूंगा
क्रिएट अ न्यू ग्रुप पे मैंने क्लिक किया। तो ये देखो, ये आपके पास क्या बन गया, ग्रुप 1। अब मैं इस ग्रुप 1 को कोई भी नाम दे सकता हूँ, दैट दिस इज द नेम ऑफ माई रेक्टेंगल 1। और इसको अगर मुझे एक्सपेंड करना हो तो ये मैंने एक्सपेंड किया, और ये मेरी सारी लेयर्स 1 बाय 1 आ गई, जिनको मैं सिलेक्ट करके इस पे काम कर सकता हूँ। इसी के साथ साथ इफ आई फील लाइक यार ये मेरी जितनी भी लेयर्स हैं, ये बहुत सारी हो रही हैं, मुझे इनकी जो है ना डिफरेंट लेयर्स की ज़रूरत नहीं है। और तो अब व्हाट आई कैन डू इज दैट, सब कुछ सिलेक्ट करने के बाद मैं राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक करने के बाद ये देखो, फ्लैटन इमेज। फ्लैटन इमेज के ऊपर मैंने जैसे ही टैप किया तो अब क्या हो गया, ये जितनी भी लेयर्स थी ये सारी आपके पास एक लेयर के साथ आ गई और बैकग्राउंड में मर्ज हो गई। अब मेरे पास सिर्फ एक ही लेयर है जो मेरी बैकग्राउंड लेयर है। मीन्स वो सारी लेयर्स चली गई, वो सारा काम चला गया। मीन्स लेयर्स तो कम हो गई लेकिन ये सब मर्ज हो गया। अभी तो मैं इसको अंडू कर देता हूँ बाय प्रेसिंग Ctrl Z। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट फॉर योर ग्रुपिंग एंड फ्लैटनिंग। अच्छा, ऑब्जेक्ट्स को भी मैं अलाइन कर सकता हूँ। ऑब्जेक्ट्स को अलाइन कैसे करता हूँ? हाँ, मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ दोबारा से, जस्ट फॉर गिविंग यू एन एग्जांपल। हम्म, अच्छा, हर डिफरेंट सॉफ्टवेयर में अलाइन के डिफरेंट ऑप्शंस हो सकते हैं। जैसे आपके बुक के अंदर वो किसी सिलेक्ट किया फाइल को टैब में जा रहे हैं। अब मेरे पास यहाँ पे टॉप पे ही था, मैंने इसको किया अलाइन टू कैनवास, मतलब इस आर्ट बोर्ड के साइड पे। और अब इसको अगर मैं लेफ्ट अलाइन करता हूँ तो ये बिल्कुल लेफ्ट पे ले गया। ये आपके पास मिडल अलाइन हो गया, ये आपके पास राइट अलाइन हो गया, ये बेटा आपके पास जो है टॉप पे अलाइन हो गया, ये आपके पास हॉरिजॉन्टली हो गया मिडल, ये आपके पास सबसे लास्ट में आ गया। सो यू कैन इवन अलाइन योर ऑब्जेक्ट। इस तरह से भी आप अपने ऑब्जेक्ट को अलाइन कर सकते हैं। यू कैन इवन डिस्ट्रीब्यूट देम into 3 layers so that you can make the space। अच्छा, अब अगर मैं लेआउट टूल्स की बात करूं तो लेआउट टूल्स के अंदर मेरे पास एक होता है मेरा रूलर, और एक होता है मेरे पास मेरा ग्रिड्स। ये आपको हेल्प करते हैं आपके डिज़ाइन को मेंटेन करने में। उन सिलेक्टेड एरियाज पे तो मैं यहाँ व्यू के ऊपर टैग क्लिक करूँगा। व्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद ये देखो ये आ रहे हैं रूलर्स। ये अभी तो रूलर मैंने हटा दिए, ये आ गए मेरे रूलर्स। अब यू कैन सी के टॉप पे और टॉप लेफ्ट के ऊपर एक स्केल बना हुआ आ रहा है मेरे पास। ये तो मेरा लेयर पैनल है, ये वाला स्केल। ये मेरे पास क्या है, मेरा रूलर। अब ये मुझे, ये मैं अगर इसको क्लिक करके मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ तो ये इस तरह से मेरे पास एक रूलर मेरा सेट हो गया। फॉर एग्जांपल इस एनिमल की जो है इसका टॉप क्या है, इसी तरह मैं इसको सेग्रीगेट भी कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं एक और रूलर लगा सकता हूँ, लाइक दिस। अब रूलर का काम क्या है, ये आपकी इमेज का हिस्सा नहीं है, ये आपकी इमेज के ऊपर नहीं आएगा, लेकिन ये मेरी ये हेल्प करता है कि फॉर एग्जांपल कभी कभार एडिटिंग या डिज़ाइनिंग के अंदर फॉर एग्जांपल इतना पार्ट मुझे नहीं चाहिए, मेरी जो एडिटिंग का है इतना पार्ट, तो अब क्या होगा, मेरे पास ये स्पेस एम्प्टी है, ये स्पेस एम्प्टी है, ये स्पेस एम्प्टी है, सो आई कैन एडिट इट और बेहतर तरह से। अच्छा, रूलर के बाद आपके पास बेटा ग्रिड ऑप्शंस भी होते हैं। ग्रिड ऑप्शंस लाने के लिए यू कैन गो टू योर फोटोशॉप, क्लिक ऑन व्यू, क्लिक ऑन शो,
और शो के बाद आप यहाँ ग्रिड के ऊपर टैप करोगे। ये देखो, अब आपके पास आ गई पूरी ग्रिड, बॉक्सेस बाय बॉक्सेस। अब यू कैन इवन जूम ऑन टू दैट, एंड यू कैन इवन वर्क पर पिक्सल एंड पर ग्रिड एज वेल, कि इतने पार्ट ऑफ द मेरे पास इतना होना चाहिए, या इतना बॉक्सेस इतने आने चाहिए, लाइक दिस। यू कैन इवन मेक शेप्स विद द ग्रिड ऑप्शंस एज वेल, और रूलर्स और ग्रिड्स की जो मेजरमेंट यूनिट्स हैं वो भी आप चेंज कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया तो इट हैज़ शोन मी कि ये मैं पिक्सल्स में दूं, सेंटीमीटर में दूं, मिलीमीटर में दूं, पॉइंटर्स में दूं, या किसी और परसेंटेज में दूं। गाइडलाइन से आप ये बेसिकली उन डायग्राम्स के लिए होता है जो मेजरमेंट्स के हिसाब से बनाने होते हैं। जैसे आप, अगर पेपर के अंदर सवाल आता है कि आपको इतने आर्टबोर्ड के साइज पे इतने एरिया पे बनाना है, तो आर्टबोर्ड तो आप ले लोगे कंट्रोल और एन प्रेस करके, लेकिन कितने साइज लेना है या क्या चीज़ किस मेजरमेंट से बनानी है, तो फिर ये रूलर्स और गाइडलाइंस आपके पास काम आते हैं। अच्छा, इसी के साथ बेटा आपके पास स्नैपिंग टूल भी है। स्नैपिंग टूल tries to help you by only allowing you to adjust or draw an object or to meet guideline. If you want freedom to edit or draw the object, you can turn your snap on and off. स्नैप टूल के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर गोइंग टू क्लिक ऑन व्यू। व्यू के बाद ये रहा स्नैप, ये यहाँ पे ऑन हुआ है। और अगर मैं स्नैप टू पे करूँ तो जो मेरी पूरी इमेज है वो इसी हिसाब से स्नैप हुई हुई है। या अगर मैंने स्नैप पे से टिक हटाया, या मेरे पास मजीद इसके ऊपर कोई भी शेप है, कोई भी लेयर है, तो वो इसी हिसाब से इसको एडजस्ट कर लेगा। अगर आपको बेटा आपके आर्टबोर्ड को क्रॉप करना है, तो क्रॉप करने के लिए सिंपली यू आर गोइंग टू कम ऑन योर फोटोशॉप एंड यू आर गोइंग टू प्रेस सी। जैसे ही आप सी प्रेस करोगे तो ये वाला जो आएगी, ये वाला जो बटन है ये ऑन हो जाएगा। अब क्रॉप टूल से क्या हो सकता है, ये देखो, ये मैंने पूरा क्रॉप कर लिया। और अब ये ना क्रॉपिंग के लिए मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्प हो रही है, क्योंकि मेरे पास गाइडलाइंस है, मेरे पास रूलर है, मुझे पता है कि मुझे कितना हिस्सा आसानी से क्रॉप करना है, लाइक दिस। और इसको अगर मैं एंटर करूँगा तो ये देखो, ये मेरे पास पूरा का पूरा इमेज क्रॉप हो गया। The shortcut for ruler is control and R. The shortcut for guideline is control and this कॉमा है, कॉमा का बटन है ये। और रूलर्स अगर आपने लगाए हुए हैं तो यू कैन इवन मूव देम और डिलीट देम लाइक दिस। देखिए, अब ये मेरे सारे रूलर हट गए। अच्छा, डू यू हैव एनी कंफ्यूजन टिल हियर? No, sir. नाउ डू यू हैव एनी आइडिया रिगार्डिंग RGB एंड CMY के कलर? नहीं सर। अच्छा देखो, अब अगर आपके पास RGB कलर होता है तो RGB कलर मोस्टली स्टैंड्स फॉर रेड, ग्रीन एंड ब्लू। और ये कलर आपके पास मिलते हैं, कलर कॉम्बिनेशन बनाते हैं, जिससे डिफरेंट कलर्स बनते हैं। RGB आर टू बी नोन एज रेड, ग्रीन एंड ब्लू कलर। दे आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्वांटिटीज ऑफ रेड, ग्रीन एंड ब्लू। RGB के लिए देखो, जैसे मैंने यहाँ पे एक चलो एक काम करते हैं कि विंडोज़ में जाते हैं, एडजस्टमेंट्स में जाते हैं, और ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ सिर्फ। यहाँ पे देखो, राइट हैंड साइड पे क्या है, रेड, ग्रीन, ब्लू, RGB।
अब अगर मैं 100% रेड कर दूं तो इमेज देखो रेडिश हो गई। रेड के अंदर बेटा 100% ग्रीन मिलाऊं तो इमेज कैसी हो गई, रेड और ग्रीन में ऐड करता हूँ तो मेरे पास एक येलो कलर बनता है। अगर इस येलो कलर के अंदर मैं ब्लू और मिला दूं तो ये तो पूरा ब्लू ही बन गया। लेकिन अगर इसमें मैं येलो मिलाऊं तो सी इसका कलर कैसे चेंज हो रहा है। तो बेसिकली ये सारे कलर्स मिलके आपके पास कुछ कलर कॉम्बिनेशन बनाते हैं जो आपके यहाँ कलर पैलेट से बनता है। अब यहाँ पे देखो कि जैसे कि मेरे पास आपके सामने कलर पैलेट खुला हुआ है। अब इस कलर पैलेट के अंदर आपके पास RGB और CMY के दोनों कलर्स हैं। ये देखो, ये कौन सा है, RGB, और यहाँ पे कौन सा कलर है, CMY के, रेड ग्रीन ब्लू है तो रेड ग्रीन ब्लू है। अब मुझे बताएगा ये कि मैं अगर रेड का इतना परसेंटेज पर ऐड करूँ अपने कलर के अंदर, ये परसेंटेज रखूँ तो मेरे पास ये कलर बनेगा RGB के अंदर। अगर मुझे 3 कलर्स पे काम करना है, इसी तरह से मेरे पास बेटा CMY के कलर्स भी होते हैं। CM के Y के कलर स्टैंड फॉर, C स्टैंड्स फॉर कयान, M स्टैंड्स फॉर मैजेंटा, येलो स्टैंड्स फॉर वाई, एंड K स्टैंड्स फॉर ब्लैक। तो मैं इनका परसेंटेज भी बढ़ा सकता हूँ, कम कर सकता हूँ, डिफरेंट कलर्स को बना सकता हूँ इन्हीं कलर से जो कि RGB हैं और CMY के हैं। इसी तरह से मेरे पास एक और कलर कॉम्बिनेशन है जिसको मैं कहता हूँ ह्यूए, सैचुरेशन एंड लाइटनेस। अब ह्यूए, सैचुरेशन एंड लाइटनेस के अंदर अगर मैं आपको इसकी यहाँ पे मैं चला जाता हूँ ह्यूए एंड सैचुरेशन। अच्छा, अब ह्यूई और सैचुरेशन में देखो, अब अगर मैं इस बार को चेंज कर रहा हूँ, देखो ये ऑप्शन जो है ना बहुत एडवांस है जो मैं अभी बता रहा हूँ। पेपर में शायद ये नहीं पूछे जाए, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ कि ये इनका मकसद क्या है, क्योंकि अगर मैं सिर्फ बुक से पढ़ाता रहूँगा और इम्प्लीमेंट करके नहीं बताऊंगा तो इट वुड गेट डिफिकल्ट फॉर यू। अब हुए जो है, अगर इसको मैं देखो बिल्कुल ऑरेंज की तरफ लेके जा रहा हूँ तो इसने ऑरेंज का कलर -80%, -180 कर दिया है। और जैसे जैसे मैं रिमूव करता जा रहा हूँ तो ये कलर स्कीम भी मेरी चेंज होती जा रही है, ये मेरे कलर्स हैं। अच्छा बेटा, अब अगर सैचुरेशन है, सैचुरेशन क्या है कि इस पिक्चर के अंदर कलर की क्वांटिटी कितनी है। अगर मैं 100% कर दूंगा तो ये देखो बहुत ज़्यादा कलर्स आ गए। आपके पास जो ये स्क्रीन है ये थोड़ी क्या बहुत ज़्यादा ही फटने लग गई है, तो मैं कलर्स कम करूँगा। मैं कलर सेट यहाँ से कर सकता हूँ। इसी तरह से अगर मुझे लगता है कि यार ये कलर ना बहुत ज़्यादा डार्क हो रहा है तो मैं लाइटनेस इसकी बढ़ा दूंगा। ये देखो फुल बढ़ा दी तो फुल ही वाइट हो गया। लेकिन इसको अगर मैं डार्क शेड की तरफ लेके जा रहा हूँ तो थोड़ा सा डार्क और डल होता जा रहा है। बट द पॉइंट इज दैट के ऑल टुगेदर ये कलर स्कीम हो गए, RGB हो गया, CMY के हो गया, ये सारे मिलके एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनाते हैं जिससे मैं अपनी इमेज को बहुत रियलिस्टिक बना सकता हूँ। HSL stands for Hue, Saturation and Lightness Color System, or colors are a combination of that saturation. These are some questions for you as well, Cat. What do the letter RGB stands for? Red, green and blue. What color will FF000 create? अच्छा, आपके पास जो कलर कोड्स होते हैं आपके फोटोशॉप में वो आपके पास होते हैं कलर पिकर या कलर कोड से आता है। जैसे कह रहे हैं ना व्हाट कलर विल FF क्रिएट, तो ये चेक करने के लिए मैं दोबारा अपने फोटोशॉप पे जाऊंगा बेटा। यहाँ पे मेरा कलर पैलेट खोलेगा। अब यहाँ गौर से देखो, ये जो है ना फ्रंट साइड, ये मेरा वो कलर है जो इस रेक्टेंगल के अंदर आएगा। जो फ्रंट है, मकसद ये है कि अगर इसका फ्रंट में चेंज करके रेड कर दूं तो इसका कलर रेड हो जाएगा। रेड हुआ नहीं, रुको, फिल पे जाके करेंगे।
ये हो गया इसका कलर यहाँ से रेड। इसके बाद हमारे पास इस रेड कलर से पीछे जो कलर है, ये आपके पास होता है आउटलाइन का कलर। किसी भी इमेज की तो आउटलाइन का कलर भी हम चेंज कर सकते हैं। बट आई वॉज रेफरिंग टू दिस, व्हाट इज दिस? FFF00 कलर। अब फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम गोइंग टू डबल टैप ऑन दिस, ये मेरे पास मेरा हेक्साडेसिमल कलर कोड आ रहा है। अब मैं रेड ग्रीन ब्लू CMY के या HSB जो भी कॉम्बिनेशन बनाऊँ इन कलर से, वो सारी कॉम्बिनेशन बन के मेरे पास यहाँ पे लास्ट के अंदर एक कलर कोड आता है। कलर कोड क्या है? वो स्पेसिफिक कलर बताता है। अब हमें एक कलर उसने दिया हुआ है ऑलरेडी, तो मैं करूँगा क्या, वो कलर उठा के यहाँ पे पेस्ट करूँगा या वो लिखूँगा। तो ये देखो, ये मेरे पास मेरा कलर आ गया। ये कौन सा कलर है? दिस इज द रेड कलर। इसी तरह से लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। जैसे मेरे पास यहाँ पे ये एक और कलर है, इसको कॉपी करके देखते हैं। ये देखो, ये मेरे पास ब्लू कलर है। इस तरह से आप अपने एग्जाम में से स्पेसिफिक कलर कोड को भी इम्प्लीमेंट कर सकती हो। CMY के बेटा अभी आपको बताया है दैट दीज आर 4 कलर्स, और ये सारे कलर्स आपके प्रिंटर के अंदर भी मिलते हैं, आपकी कार्ट्रिज के अंदर भी, जिनसे मिलके कलर्स बनते हैं। CMY के स्टैंड्स फॉर cyan, magenta, येलो एंड ब्लैक, एंड ऑल कलर्स आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 4 कलर्स। What is CMS? This is not a color itself, but this is a color matching scheme, जो आपके सॉफ्टवेयर के अंदर हर कलर को मैच करने के लिए और हर इमेज को रिप्रोड्यूस करने के लिए यूज होता है। अच्छा, आपके पास कलर पिकर भी होता है बेटा। कलर पिकर टूल किस तरह होता है अब ये बताता हूँ। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो इस पिजन का, अच्छा है पिजन तो नहीं है ये, बट मुझे अभी तक पता ही नहीं चल सका कि ये कौन सा बर्ड है। अगर मुझे इस पिजन के बीक का कलर चाहिए हो तो मैं कैसे लूँगा? नाउ आई एम गोइंग टू प्रेस द आई की ऑन माई कीबोर्ड। मैं अपने कीबोर्ड के ऊपर आई की प्रेस करूंगा। ये आई की मैंने प्रेस किया तो यहाँ से ये आई ड्रॉपर टूल मेरे पास ओपन हो गया। अब आई ड्रॉपर टूल बेटा क्या करेगा? जब मैं इसकी पिजन के पास जाऊंगा और मैं यहाँ पे जाके टैप करूंगा, तो ये देखो यहाँ पे मेरे पास मेरा एक कलर आ गया राइट हेयर। अब मैं इस आर्टबोर्ड पे जहाँ पे भी टैप करूंगा, तो कैन यू सी दैट कि मेरा कलर किस तरह चेंज हो रहा है? तो आई कैन टेक एनी कलर फ्रॉम द इमेज और वो एग्जैक्टली होगा। उसके बाद फिर उस कलर से मेरी मर्जी, चाहे मैं टेक्स्ट लिखूँ, मैं डिज़ाइन बनाऊँ, मैं आउटलाइन करूँ, या व्हाट्सएवर जो भी मेरा टास्क है। कलर पिकर के बाद यू कैन इवन वर्क ऑन द इमेज रेजोल्यूशन। इमेज रेजोल्यूशन आपको बताएगा कि आपकी इमेज के अंदर कितने इमेज रेजोल्यूशन है। और सर, जी। हम यहाँ क्लास एंड कर सकते हैं, मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो रही है। अच्छा अच्छा, जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिकॉर्डिंग शेयर कर देंगे? डेफिनेटली डेफिनेटली, डोंट वरी।